नमस्कार, मैं संजय कुमार। द अल्फा रिटर्न शो में आपका स्वागत है। अल्फा रिटर्न शो में हम बात करेंगे निवेश के बारे में और साथ ही साथ बाजार के बारे में। तो इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार और बाजार के विश्लेषक, पूर्व आर्थिक पत्रकार विकास कुमार। तो विकास जी से हम बात करेंगे बाजार के हालचाल के बारे में कि बाजार कैसा है, किस तरफ जा रहा है, कहाँ जाएगा और अ, और उनसे लेते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के टिप्स, बहुत कीमती टिप्स। तो आइए वक्त जाया ना करते हुए बातचीत शुरू करते हैं अपने मार्केट एनालिस्ट विकास कुमार जी से। तो विकास कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शकों को कुछ बताने के लिए आप यहाँ तक आए। तो हम आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे संजय जी, कि पहले मैं माफ कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट करूं। ना तो मैं कोई मार्केट एनालिस्ट हूं, ना ही मेरा कोई बहुत वैसा लंबा अनुभव है। मुख्य रूप से द अल्फा रिटर्न जो ब्लॉग मैंने शुरू किया है, उसका मकसद ये था कि अभी एक पूरी जमात, या मैं ये कहूं कि एक वर्ग तैयार हो रहा है मिलेनियल्स का, जो ट्रेडिंग करते हैं। अमूमन जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता था, और वॉरेन बफेट और इन्वेस्टमेंट और ये सब इन्वेस्टमेंट गुरु, इनको बड़ा एक ग्लोरीफाई किया जाता था इस तरीके से। जैसे राकेश झुनझुनवाला बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो वॉरेन बफेट बहुत बड़े ये हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं वो वो स्पेकुलेशन करते हैं, वो जुआ करते हैं। लेकिन अभी इंटरनेट के प्रचार और इन सब चीजों से अभी हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ा तबका एक क्रिएट हुआ है जो अपने नॉलेज को शेयर कर रहा है लोगों के साथ। और इसका एक बड़ा अच्छा इफेक्ट ये हुआ है कि जो इंदौर में, मुंबई में, अहमदाबाद में जो टिप्स प्रोवाइडर्स बैठे होते थे, जो टिप्स देते थे पैसे लेकर के, और बड़ा भारी भारी चार्ज करते थे, बड़ा भारी भरकम चार्ज करते थे, और कोई हाँ, भी एक, बहुत बड़े-बड़े चार्ज हैं उनके। हाँ, बहुत बड़े बड़े चार्ज। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी आदमी जिसने शेयर मार्केट में एंट्री मारी या शेयर मार्केट में घुसा, वो इनके हाथे ना पड़ा हो या ना लूटा हो। तो अब क्या हुआ है, इन लोगों के आने से आपको एक बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सर्व सुलभ और सही तस्वीर और ट्रेनिंग जिसको कह सके, मेंटरशिप कह सके, वो इनके थ्रू मिल रही है। और मैं बताऊं, मैं खुद बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स का मेंबर हूँ, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब भी किया है। जितना मैंने इन लोगों से सीखा है, कुछ चंद लोगों से मैं आपको उसके बारे में नाम बताऊंगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर बाजार में नया नया एंट्री करता है तो उनको वो चैनल्स या वो टेलीग्राम चैनल्स जरूर ज्वाइन करने चाहिए, ताकि आपको एक सही जानकारी मिल सके। तो मेरा मकसद द अल्फा रिटर्न का यही था कि मैं इन ट्रेडर्स के बारे में लिखूं, उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में लिखूं, बजाय टिप्स देने के लोगों को एक सोचने का जरिया प्रदान किया जाए। लोग सोचे कि हाँ, विश्लेषण करते कैसे हैं ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। या जैसे राकेश झुनझुनवाला तो खैर बहुत बड़ा नाम है, मैं बाकी दूसरे लोगों की भी बात हम करें जो काफी सक्सेसफुल है अपने फील्ड में। हर कोई, हम अमिताभ बच्चन से क्यों तुलना करें भाई, छोटे छोटे भी बहुत सारे सक्सेसफुल एक्टर्स हैं। तो जी, उनका बिल्कुल, उनका बहुत उनका उदाहरण उन, है। जी, तो उनके बहुत सोचने, उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं बाजार से या कहीं से भी, किसी भी क्षेत्र में, जो उतने सक्सेस नहीं है, लेकिन आप उन्हें देखेंगे तो काफ़ी मजबूत हैं। तो हम बिल्कुल चरम पर जाने से बजाय हम मध्य में भी तो जा कर के देख सकते हैं, सही बात है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बड़ा एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बाजार में बड़ा ही आपको नॉलेज होना चाहिए, बड़ा जार्गन्स होने चाहिए। मैं बताऊं, एक बहुत ही सामान्य बिलो आईक्यू लेवल, या बिलो जो एवरेज लेवल का जिसका आईक्यू है, अगर उसमें धैर्य है, अगर सीखने की ललक है, तो वो भी बाजार में अच्छे पैसे कमा सकता है। बाजार ये तो में बड़ी पैसा अच्छी बात है। बहुत बाजार में ये पैसा आपने उत्साह कमाने, बढ़ा दिया भाई सब लोगों का। क्या जो नहीं, ऐसे बहुत, दर्शक हैं, जो अभी निवेशक नहीं है, उन उनमें आपने उत्साह देखिए बढ़ा दिया कि ऐसा भी कर देखिए सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि
मैं खुद 7-8 साल करीब एक्टिव पत्रकारिता में रहा और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड शोज भी किए आज से 8-10 साल पहले। लेकिन जिस समय मैंने स्टॉक मार्केट के शोज किए उस समय अब मैं रियलाइज करता हूं कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं सीएफए लेवल 2 का कैंडिडेट रह चुका हूं, सीएफए लेवल 1 पास आउट रहा और काफी कुछ मैंने अपना समय दिया इसको, लेकिन वो क्लैरिटी ना मुझे आई नहीं। वो क्लैरिटी मुझे पिछले 2 साल 3 साल से कहिए कि आनी शुरू हुई और पिछले 1 साल में जब से ये कोरोना का जो ये क्रैश हुआ ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भी काफी पैसे डूबे। तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, जिस तरीके से मैं काम कर रहा था मुझे उसमें परिवर्तन लाने की गुंजाइश है। तो बजाय मार्केट से बाहर आने के मैंने अपने गलतियों को एनालाइज किया और मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल के भीतर भीतर ना सिर्फ मैंने अपने नुकसान को रिकवर कर लिया बल्कि मैं जी। ऊपर चला गया। तो हर क्रैश या हर करेक्शन या मार्केट में जो कुछ भी होता है उससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और मैंने भी YouTube पर जाकर कई लोगों से सीखा है। बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान है। तो सही बात है। मैं मैं कोई दूसरों से मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो गलतियां मैंने की है या जो गलतियां मैं अभी भी कर रहा हूँ उन गलतियों को भी हम इस चैनल पे शेयर करेंगे और नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए विकास जी, बात ये होती है कि दूसरों की गलतियों से हम सीख लें और सीख करके वो गलतियां हम ना करें, बजाय इसके कि हम अपनी गलती से फिर सीखें। वो तो सीखना होता है और सीखता है आदमी, लेकिन दूसरों की गलतियों से बहुत सी सीख मिलती है। तो आपकी गलतियां जो आप बता रहे हैं वो, और दूसरे जो गलतियां करते हैं वो, हमें लगता है कि ये देख करके, ये सुन करके हमारे दर्शकों को शायद बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। हाँ, आप आगे बता रहे थे। हाँ, तो अब चूंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है तो हम्म। हम सीधे टू द पॉइंट आ जाते हैं। आजकल ये बड़ा चल रहा है अभी चूंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। कभी 150 पॉइंट गिर जाता है, कभी 100 पॉइंट पीछे चढ़ जाता है, कभी आगे चला जाता है। कभी तीन सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर चिख चिख के कह रहे हैं कि अब मार्केट क्रैश होगा, अब मार्केट क्रैश होगा। हाँ, जैसे करेक्शन की बातें अभी हाँ, लगातार चल करेक्शन रही की हैं। बातें हैं और ये करेक्शन कब होगा, ये करेक्शन होगा इतना तो उनको बहुत अच्छे से पता है। करेक्शन कब हुँ, होगा बस ये नहीं पता है। ये नहीं और पता, करेक्शन तो ये ख़ैर ये 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 होगा, अवश्यंभावी हाँ, है। बिल्कुल करेक्शन तो अवश्यंभावी है और बस करेक्शन होने ही वाला है 1-2 महीने के अंदर। और हुँ, बस मैं इसमें यही कहूंगा, बाजार निश्चित तौर पे जो लेवल है, आप देखिए जो कोरोना आने के पहले जो बाजार का लेवल हुँ, था वो करीब 12,500 का लेवल था। निफ्टी, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जी, 12,600 का ऑल टाइम हाई लगाया था और वहां से मार्केट हुँ, में जबरदस्त क्रैश हुआ और वो नीचे 7,500 आ के आसपास आया और फिर से वो पूरी तरह से रिकवर कर गया और रिकवर करने के बाद ये आज 18,000 के लेवल के आसपास हुँ, घूम रहा है। हाँ, देखिए, चल रहा है। बजाय बजाय ये प्रेडिक्शन करने के कि बाजार कब गिरेगा और कितना गिरेगा, अगर मुझे इतना पता होता तो मैं यूट्यूब पर आने आकर के बताने के बजाय मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा उस दिन, है ना? ठीक तो बात मेरे है, पास अच्छा हाँ, ऐसी सही बात है। मेरे पास कोई ऐसी ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि नहीं है। मैं सिर्फ इतना किसी के सजेस्ट पास भी करूंगा। नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बस आप कि जानते कुछ हैं समीकरण होता है जैसे और कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एकदम सटीक हाँ, आकलन, कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा तो कभी एग्ज़ैक्टली, होता नहीं, फिर हम बात ही नहीं करते, फिर बिल्कुल तो ये ठीक है। बात करने का अब कोई मुद्दा ही नहीं होता। अब सही बात मैं है। अब मैं आपको ये कहूँ कि संजय जी ये यूट्यूब चैनल हम कर रहे हैं और इससे भाभी जी काफ़ी नाराज़ हो रही हैं, क्योंकि उनको उनको आपको बाज़ार ले जाना है, कुछ मार्केटिंग करनी है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाभी जी आपसे कितना नाराज़ होंगी और कितने देर बहस हाँ, चलेगी और हाँ, एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्टली एक्यूरेट किस बिल्कुल। बिल्कुल एक्यूरेट, तो वो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये बताना। हुँ, तो ये बाजार की चाल को प्रेडिक्ट करना ये अपने आप में मूर्खता है। हुँ, बाजार ऊपर जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है, बाजार ऊपर जाएगा। कुछ एकदम। समय तक हो सकता है कि वो कंसोलिडेशन में रहे, कुछ देर तक ये ना आगे बढ़े, कुछ करेक्शन हो जाए, बट ओवरऑल जो
इकोनॉमी का जो संकेत मिल रहे हैं, एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में और हमारे सीएफए के करिकुलम में भी ये था। इसको कहते हैं एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। यानी अगर बाजार में जो किसी भी एसेट की जो कीमत होती है, तो वो सारा का सारा जो प्राइस इंफॉर्मेशन होता है वो डिस्काउंटेड होता है। अगर अगर बाजार में को लगता है कि रिलायंस या टाटा या एचडीएफसी अगले 5 सालों में इतना कैश फ्लो उसके पास आएगा, तो वो कैश फ्लो के बराबर जो है वो उसी समय करंट प्राइस में डिस्काउंट हो जाएगा। तो यानी कि प्रिज्यूम्ड होता है एक तरह का, प्रिज्यूम्ड होता है एक तरीके से। इट मीन्स कि अगर आने वाली जो चीज होती है वो अभी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि रिलायंस का या कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले होते हैं, तो जब तक वो नतीजे आते हैं, नतीजे आने के बाद वो स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि और ये बाजार में देखिए कुछ पार्टिसिपेंट्स को जो मार्केट ऑपरेटर्स कहते हैं या इनसाइडर्स कहते हैं, उनको ये चीजें पता होती ही हैं दुनिया भर में, तो वो पहले ही से अपनी पोजीशंस को बनाने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी ये सोच है, हमें ये प्रेडिक्शन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो मेरा निवेश का कंफर्ट लेवल 9,000 पर था, 12,000 पर वो थोड़ा सा कम हो गया। जब ये 15,000 हो गया तो मेरा जो कंफर्ट लेवल था थोड़ा और कम हो गया और मैं और सचेत हो गया। तो थोड़ा वोलेटाइल पोजीशन हो गई। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी वोलेटाइल पोजीशन हो गई। हाँ, क्योंकि वोलाटिलिटी अभी बहुत ज्यादा है। मैं अब आज के तारीख में अगर मान लो कि मेरे 10 लाख रुपए हैं तो या 2 लाख रुपए हैं, तो मैं पूरे के पूरे पैसे नहीं लगाऊंगा मार्केट में, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाजार जरूरत से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो बुल रन जो चला है ना, 7,500 से 18,000 तक का जो बुल रन चला है, इसकी एक बड़ी खास बात है। इसके पहले के जितने भी बुल रन चले हैं आफ्टर मार्केट क्रैश, ह्यूज मार्केट क्रैश, वो बिल्कुल वन साइडेड नहीं चले हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा है फिर करेक्शन आया है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है फिर करेक्शन आया है। लेकिन इसमें बिल्कुल लिनियर, बिल्कुल ऐसा लगा है कि बाजार ने दौड़ लगाई है और कहीं वो रुका नहीं है। तो ये इसमें कुछ शंकाएं भी उभरती हैं कि अचानक इस तरह की दौड़ जो बिल्कुल लिनियर पोजीशन में हो, ऊपर नीचे होता है तो लगता है कि कुछ टेक्निकली हो रहा है, ऐसे में लगता है कहीं कुछ शंका उभरती है कि बाजार इतना लिनियर कैसे भाग रहा है। इसकी एक जो मुझे वजह लगती है वो ये है कि लॉकडाउन में काफी सारे जो मिलेनियल्स हैं उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट खोले। जैसे मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि 4 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं और खाली टाइम में वो ट्रेडिंग करने लगे। अब आप जरा अनुमान लगा करके देखिए, अगर उन सारे अकाउंट 4 करोड़ अकाउंट में अगर औसतन अगर 10,000 रुपए भी हो तो बाजार में कितनी लिक्विडिटी आ गई। तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। इट मीन्स वैसे तो काफी समय से एक ट्रेंड ये चल रहा था कि जो एफआईआईज थे वही बाजार की दिशा को तय करते थे। अब लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपकी कोई नहीं, मेरा वीडियो इस समय आवश्यक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई बात नहीं, मैंने ऑफ किया। चलिए नहीं ठीक है। हाँ, तो एफआईआई बाजार की दिशा को प्रभावित करते थे और वही तय करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। जो हमारे डीआईआईज हैं, जो हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन इतना बढ़ा है कि जो अगर बाजार गिरता भी है तो वहां पर डिमांड आ जाती है, वहां पर बाइंग आ जाती है। अब जब बाइंग आ जाएगी, लोग शेयर खरीदना शुरू कर देंगे तो गिरेगा कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली देखिए अल्टीमेटली मार्केट 3 फैक्टर्स से ही चलता है, लिक्विडिटी, सेंटिमेंट और फंडामेंटल्स। अल्टीमेटली अगर कोई कंपनी पैसा कमाएगी फंडामेंटली, तभी उसके शेयर आगे बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म में। लेकिन टेम्पररी बेसिस पर वो लिक्विडिटी और सेंटिमेंट, अगर किसी कंपनी के बारे में अगर निवेशकों की खराब धारणा बन गई है तो आप कुछ भी कर लो, वो शेयर आगे नहीं जाएगा, है ना? सही है। एक सेंटिमेंट की भी बात हो गई और एक फंडामेंटल भी है और सेंटिमेंट की भी बात है। सेंटिमेंट की भी बात है। तो अभी फिलहाल वही हो रहा है कि सबको ऐसा लग रहा है कि देखिए भारत के साथ एक
विडंबना क्या रही है कि भारत में जितने भी सुधार हुए हैं ना, आर्थिक सुधार, वो स्वाभाविक रूप से नहीं हुए हैं, वो संकटकालीन हुए हैं। और खराब से खराब सरकारों ने भी बड़े जबरदस्त जबरदस्त आर्थिक सुधार किए हैं। तो अब जैसे आप देखिए कि पिछले 4-5 सालों में जो जबरदस्त आर्थिक सुधार हुए हैं, रेरा हुआ है, आपका जीएसटी हुआ है। तो जीएसटी किसी भी देश में जहां भी ये लागू हुआ है, जैसे मलेशिया में लागू हुआ, जो कि छोटा कंट्री है काफी, न्यूजीलैंड में लागू हुआ और भी कई सारे देशों में लागू हुआ, वहां पर 10 साल से पहले ये सिस्टम कहीं भी स्टेबलाइज नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अब ये मान करके चल सकते हैं हम कि कुछ चीजों को छोड़ दे तो जीएसटी का जो सिस्टम है टेक्निकली भी और वैसे भी वो स्टेबलाइज हो चुका है। तो जीएसटी हाँ, के काफी समय भी, थोड़ा समय जो देखना चाहिए था वो समय हम लोगों को मिल गया, और हम लोगों ने उतने समय में देखा कि काफी हद तक स्थिरीकरण उसमें है, स्टेबलाइजेशन है उसमें। स्टेबलाइजेशन एक है। सवाल ये था आपसे कि आप ये ये पूछ करेक्शन की जो लीजिए बात आप कह रहे हैं, कोई कोई जो आपसे। करेक्शन की बात है, कोई भी नहीं कह रहा है कि कब, निश्चित तौर पर नहीं बता पा रहा है। फिर भी मोटे तौर पर ये कुछ आकलन किया जा सकता है कि ये करेक्शन कब तक उम्मीद की जा सकती है, कुछ करेक्शन जैसी सिचुएशन आएगी? इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, मैं फिर बताऊंगा। हो सकता है ये दिवाली के आसपास हो जाए, हो सकता है कि जैसे अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, अर्निंग सीजन में अगर कंपनीज की वैल्यूएशंस काफी बढ़ गई हैं, अगर टीसीएस की वैल्यूएशन बहुत बढ़ी हुई है या किसी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ी हुई है और उसके तिमाही नतीजे अगर उसके अनुरूप नहीं आए तो उस कंपनी में कुछ करेक्शन होगा। हो सकता है कि दिवाली के बाद हो जाए, हो सकता है अर्निंग सीजन के बाद हो जाए। बस देखिए करेक्शन कब होगा इसके झमेले में पड़ने के बजाय बेहतर ये है कि आप अगर 100 रुपए अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो 10 से 20 रुपए, 25 रुपए आप निश्चित रूप से आप कैश में आकर बैठ जाएं, अपनी पोजीशन को थोड़ी आप ढीली कर लें ताकि देखिए करेक्शन कब होगा ये प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन करेक्शन के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपको पता है कि इस रास्ते में गड्ढा है और गड्ढा आएगा और आप जानते हैं, तो आप उस गड्ढे को आराम से पार कर सकते हैं। तो थोड़ा बिल्कुल, बहुत नज़र रखें आप, लगातार नज़र रखें अपने नजर रखें। रास्ते पर, कि हम जिस और रास्ते पर बढ़ रहे हैं, थोड़ा देखते हुए चलें कि कहाँ और गड्ढा आ सकता है। और दूसरी जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा चल चुके हैं, जैसे मेटल्स हो गया, एनर्जी मेटल्स हो गया, और आपको आईटी सेक्टर है, बहुत ज्यादा सेक्टर्स जो चल गए हैं, वहां से प्रॉफिट बुक करके वैसे सेक्टर्स में अब पैसा लगाना चाहिए जो अब तो मैं जहां यही अब पूछना डिमांड चाहता आ था कि रही है। नज़र कहाँ रखें? ये आप बताएँ ज़रा, तो ये हमारे बहुत बड़ी दर्शकों बात और है। सबको लिए, ये कि जो निवेशकों के लिए, सबको कि वो नज़र कहाँ पर इस समय रखें? करेक्शन से पहले और उसके आस-पास की बात में, कि हम नज़र किन सेक्टर्स पर रखें, और किस जगह पर उनको लगता है कि हम अपने को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं बिल्कुल और गेन कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए अभी तक जो सेक्टर्स नहीं चले हैं, जहां जहां रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है, तो उन सेक्टर्स पे हमें नजर रखनी चाहिए। और जिन सेक्टर्स जो काफी चल गए हैं, जैसे आईटी हो गया, मेटल्स हो गया, इन शेयर्स में आप प्रॉफिट बुकिंग करें। और आप मेरे हिसाब से मैंने जहां पैसा लगाया है, मैं ऑटो सेक्टर को लेकर के काफी बुलिश हूँ। मैंने मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भी कुछ ऑटो कंपनीज है जहां मैंने पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी मुझे लगता है कि ये काफी दिनों से नहीं बढ़ा है, पिछले 5 to 6 मंथ से। यहाँ भी अच्छी बाइंग आएगी। और ऑटो और फार्मा के अलावा गोल्ड में भी आप पैसा स्विच कर सकते हैं, गोल्ड भी काफी बूम पर है। और एक जो सेक्टर जहां जिसको लेकर मैं बड़ा आशान्वित हूं, वो है अनलॉक ट्रेड। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा मरे पड़े थे, जैसे एविएशन, इंटरटेनमेंट, ओह! होटल्स, तो बहुत, मैं बहुत बढ़िया आपने बताया ये। जो यस, भी एक तो तरह से सुप्त अवस्था में थे, अब जागे हैं, और अब जब जागे जागे हैं तो अंगड़ाई लेकर बड़ी तेज़ी से जागे चलेंगे वो। बड़ी तेजी से हाँ, चलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि देखिए हाँ। पीवीआर जो है वो मार्केट लीडर है इंटरटेनमेंट स्पेस का। तो बिल्कुल। अगर वो कोरोना पीरियड को सरवाइव कर गया, अगर वो कंपनी बंद नहीं हुई, इसका मतलब वो कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। तो एग्ज़ैक्टली। मैंने पीवीआर में पैसा लगाया है, मैंने इंडियन होटल्स में पैसा लगाया है, फिर उसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस,
आप देखिए कि वो सरवाइव कर गया और अगले 1 साल में इन कंपनीज में जो अनलॉक ट्रेड्स हैं, जो ऑटो है, एक और सेक्टर है जिसमें आप नजर दौड़ा सकते हैं, वो है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स पिछले 10-12 साल से नहीं चले हैं और अब सरकार की ऐसी कुछ नीतियां और ऐसी पॉलिसीज आई हैं, बैड बैंक बना है और कई कम छोटे-छोटे बैंकों का मर्जर हो रहा है बड़े-बड़े बैंकों में, तो चीजें धीरे-धीरे इनको लेकर के फेवरेबल हो रही हैं। तो बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल। लगता है कि हम लोग इस उद्देश्य में अपने निवेशकों, अपने दर्शकों के लिए ये एक तरह से फ़ायदेमंद रहेगा हमारा ये प्रयास। और कैसा लगता है ये चैनल और इस चीज़ें में कैसी बातचीत लगती है, कितनी फ़ायदेमंद है आपके लिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँगे। और फिलहाल द अल्फा रिटर्न शो में अगली बार नई जानकारियों के साथ और भी कारगर और कीमती सलाहों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। तो विकास जी, हम लोग फिर मिलते हैं। इस बार एक छोटा वक्फा रहा, अगली बार थोड़ी और लंबी बात मैं करेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये हम हमारा जो ये प्रयास है वो अभी हाँ, थोड़ा सा हमारी उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपका लगातार फीडबैक मिलता रहे और हम इसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई टिप्स नहीं मिलेगा, बस हम आपको सोचने का और एक खास तरीके से जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं या जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे सोचते हैं, वो फ्रेमवर्क देने की कोशिश करेंगे। और देखिए हम वही इसमें सलाह बड़े है, वो कोई टिप्स नहीं देंगे कि आप यहाँ लगाएँ और ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा कोई टिप्स नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर बताएँगे कि किस-किस क्षेत्रों में कहाँ बढ़त हो रही है, कैसे चीज़ें रख सकते हैं, आप किन पर निगाह रख सकते हैं और किन चीज़ों से आप बचें। ये सलाह तो हम देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होंगी मुझे लगता है। और मेरा जो मंतव्य था शायद यही रहा हो आपका। आप बताएँ आगे हमारे हाँ, व्यूअर्स बिल्कुल। और वैसे शेयर बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जो शादी के लड्डू की तरह है। आप खाएँ तो भी पछताएँ, ना खाएँ तो भी पछताएँ। तो ठीक बात है। ये और जो बिल्कुल। खास तौर पे जो नए-नए लोग घुसते हैं शेयर बाज़ार में, उनको ये बड़ा फ़ील्ड एक्साइटिंग लगता है। वो वॉरेन बफेट का कोट पढ़ेंगे, वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करेंगे, बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, ट्विटर पे कोट डालेंगे, लेकिन असल में वो पैसे डुबा करके बैठे होते हैं। और एक एक और बड़ी, मैंने भी काफ़ी पैसे डुबाए हैं, काफ़ी तो नहीं कहूँगा, हाँ, क्योंकि मैं शुरू से ही बड़ा कंज़र्वेटिव था इसलिए मेरे पैसे तो उतने नहीं डूबे। आप डूबना कहिए या उसको कहिए, वो ट्रेनिंग के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं मार्केट को, वो हुँ। ले लेता है। ठीक तो बात है, वो अपना पैसा ले ही लेता है। वो आपके ले लेता है। अनुभव देने के बिल्कुल, बदले में जो बिल्कुल। फ़ीस लेनी होती है वो ले लेता है, वो फ़ीस और वसूल लेता है। वो आप जैसे दें, आप जिस तरीके हुँ, से दें, हँस के दें या रो कर दें, लेकिन वो देना तो पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप इस चैनल के माध्यम से वो फीस आपको कम से कम देनी पड़े। तो हुँ, वही, धन्यवाद। वही। आगे भी हम और चलिए, बेहतरीन और अच्छी परिचर्चाएँ करेंगे। निश्चित तौर पर तो शुक्रिया विकास जी। हम दर्शकों से कहेंगे कि हमेशा देखते रहें धन दौलत चैनल और धन दौलत चैनल का द अल्फा रिटर्न शो। तो नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।